फिफ्थ जनरेशन एक जहाज़ नहीं है, फिफ्थ जनरेशन एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है कि मतलब कि बहुत सारे सिस्टम उसको फीड करेंगे और वो उन सारे सिस्टम की डेटा इंफॉर्मेशन लेके एक डिसीजन लेगा और वो फिर पूरे एक एनवायरनमेंट को कंट्रोल भी कर सके। तो चाइना ने ऑलरेडी J20 इंडक्ट कर लिया है, उनके पास करीब 300 J20 हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर कहलाते हैं। दूसरा, उन्होंने अभी नवंबर में ज़ुहाई एयर शो में J35 हाँ, वो उन्होंने दिखाया, दूसरा काफ़ी खास था। दूसरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर उन्होंने अनवेल कर दिया। पाकिस्तान टर्की के साथ अब पार्टनर कर रहा है कि वो फिफ्थ जनरेशन कान जो टर्की का फाइटर है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ ही वो कोलैबोरेट करेंगे। तो 2030-32 में चाइना के पास करीब 1000 के आसपास J20 और J35 और जो उन्होंने अपने नए लेटेस्ट जनरेशन फाइटर 2 अनवेल किए थे दिसंबर 26 को, वो भी आने की संभावना है। ये है कि हम आमका जो आज HAL और DRDO बोल रहे हैं कि 2036 में प्रोडक्शनाइज होगा, तो क्या वो हम 2032 में कर सकते हैं? सर, आपने कैपेबिलिटी की बात की, तो जो मौजूदा वक्त है वो कहीं न कहीं अब ताकत का नहीं टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो सर, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आप क्या सोचते हैं? और ये आपको कब तक लगता है कि कब तक ये शामिल हो जाना चाहिए या फिर ये लेट हुआ है? हमारे देश ने एक अहम कदम उठाया था कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता। कोई भी कैपेबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होती है, उसको डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है, स्पेशली जब वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो और वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूजन हो। फिफ्थ जनरेशन एक जहाज़ नहीं है, फिफ्थ जनरेशन एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है कि मतलब कि बहुत सारे सिस्टम उसको फीड करेंगे और वो उन सारे सिस्टम की डेटा इंफॉर्मेशन लेके एक डिसीजन लेगा और वो फिर पूरे एक एनवायरनमेंट को कंट्रोल भी कर सके। तो फिफ्थ जनरेशन एक सिर्फ जहाज़ नहीं है, वो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हमारे अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो चाइना ने ऑलरेडी J20 इंडक्ट कर लिया है, उनके पास करीब 300 J20 हैं जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर कहलाते हैं। दूसरा, उन्होंने अभी नवंबर में ज़ुहाई एयर शो में J35 हाँ, वो उन्होंने दिखाया, काफ़ी खास था। दूसरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर उन्होंने अनवेल कर दिया और उसी के जैसे ही अनवेल किया उसके 5-7 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के जो एयर चीफ थे उन्होंने बोला कि भाई हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं कि हम करीब 40 जहाज़ खरीदेंगे। उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह भी आई। देखिए, इन सब चीज़ों को कहना और न्यूज़ रिपोर्ट आना एक बात होती है और न्यूज़ रिपोर्ट इसी तरह नहीं आएंगी, तो हो सकता है कुछ चल रहा हो। उसके बाद जो अगली खबर आई वो ये थी कि पाकिस्तान टर्की के साथ अब पार्टनर कर रहा है कि वो फिफ्थ जनरेशन कान जो टर्की का फाइटर है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ ही वो कोलैबोरेट करेंगे। दैट मीन्स उसके साथ वो डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिज़ाइन तो हो चुका है क्योंकि उसका पहला प्रोटोटाइप ऑलरेडी फ्लाई कर चुका है। हाँ, वो दिखा चुका है, तुर्की ने काफ़ी पहले दिखा दिया था। और वो एक अच्छा जहाज़ होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रीजनेबली प्राइस्ड होगा और अच्छी कैपेबिलिटी होगी। वो हम इस तरह कह सकते हैं क्योंकि आज सऊदी अरेबिया और UAE भी बोलते हैं कि भाई हम कान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आज अगर कान ने प्रोटोटाइप फ्लाइंग कर लिया है तो हम ये निश्चय के साथ कह सकते हैं कि अगले 5 से 7 वर्षों में वो प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। और जिस तरह टर्की ने F-16 जो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 थे उनको अपग्रेड करके दिया था, तो टर्की के पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है जो कि तेज़ी से प्रोड्यूस कर सकता है फिफ्थ जनरेशन। तो अब अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट में देखें, एशिया में देखें, तो दोनों हमारे जो अभी एडवर्सरीज हैं उनके मेन है, पास काफ़ी खतरनाक है ये। इनके पास 2030-2032 के टाइम फ्रेम में चाइना के पास तो है ही ऑलरेडी। तो 2030-32 में चाइना के पास करीब 1000 के आसपास J20 और J35 और जो उन्होंने अपने नए लेटेस्ट जनरेशन फाइटर 2 अनवेल किए थे दिसंबर 26 को, वो भी आने की संभावना है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि भारतीय वायुसेना के पास भी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सर, 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी पेंटागन की रिपोर्ट्स आई, रूस से भी तमाम खबरें आ रही हैं कि भारत हमारा लेगा, अमेरिका कह रहा है भारत हमारा लेगा। आपको क्या लगता है इस डील को कैसे करनी चाहिए और भारत को किसे चूज करना चाहिए, F-35, सुखोई 57? मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि, और रोज़ मैं सवेरे जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, कोई बोल रहा है F-35 आना चाहिए, कोई बोलता है Su-57 आना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन मेरे हिसाब से एक एक्सपर्ट कमेटी को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जहाज़ ही शामिल नहीं है। हमारा जो फाइनल एम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये है कि हम आमका, जो आज HAL और DRDO बोल रहे हैं कि 2036 में प्रोडक्शनाइज होगा, तो क्या वो हम 2032 में कर सकते हैं? तो हमारा एम, जो भी जहाज़ आए, पहला उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, दूसरा उसकी मेंटेनेबिलिटी क्या होगी, और तीसरा उसके साथ हम एमका को कितनी जल्दी ला सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अब TOT बाय इटसेल्फ, डज इट गिव अस द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर और डेवलप आवर ओन थिंग्स इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम? तो ये अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो आज भी कई जहाज़ ऐसे हैं जो हमको बोला गया था हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन उसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे वो आज भी हम नहीं बना पाते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि जो क्रिटिकल चीज़ें हैं आमका के लिए, जिसमें आज हमें लगता है कि हमें 6 साल लगेंगे या 7 साल लगेंगे, उन चीज़ों को कैसे एक एक्सीलरेटेड टाइम फ्रेम में हम बना सकें किसी दूसरे देश की मदद से। जिस तरह हम इंजन की बात करते हैं, तो उसी तरह एमका को कितनी जल्दी लाया जा सकता है, वो एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कैपेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, लाइफ साइकिल कॉस्ट और उसकी वॉर टाइम यूटिलिटी, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से तो एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जो पूरा का पूरा एनालिसिस करे